प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो राजनीतिक सिस्टम है, व्यवस्था है, उसका उदय, विकास किस प्रकार हुआ। जनपद और महाजनपद। राज्य के साथ साथ राजा का जो पद जनता की सहमति स्वीकृति पर आधारित था, कैसे राजा का पद शक्तियों का विस्तार हुआ, किस तरह उसने जो आर्यों की जनतांत्रिक जो संस्थाएं थी, विधत सभा सम्मति, उनके प्रभाव से वो मुक्त हुआ, किस तरह वो स्वेच्छाचारिता की स्थिति में पहुंचा, किस तरह शक्तिशाली हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्यों अर्थात वैदिक सभ्यता की राजनीतिक संगठन की, राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यों के राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी गृह अथवा कुटुंब। गृह अथवा कुटुंब को उनका कौटुंबिक, जिसको कुटुंब भी बोलते हैं अपन, जैसे उनका कौटुंबिक जीवन सुसंगठित था। कुटुंब का बड़ा बूढ़ा जो बुजुर्ग होता था वो गृहपति कहलाता था। कुटुंब से बड़ी इकाई ग्राम कहलाती थी और एक ग्राम में कई कुटुंब होते थे। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। अब ये कहना कठिन है कि ग्रामीणी जो होता था, ग्रामणी, वो उसका पद आनुवंशिक होता था या राजा के द्वारा वो नियुक्त किया जाता था। कई ग्रामों के समूहों को से मिलकर विस नामक एक इकाई बनती थी, जिसके अधिकारी को विसपति कहा जाता था। विस आजकल की तहसील के समान हुआ करता था। कई विस मिलकर एक जन का निर्माण करते थे, यानी एक जन बनता था। जन का प्रधान, रक्षक, मुखिया, गोप अथवा रक्षक कहलाता था। गोप अथवा रक्षक है। गोप्ता जनस्य अर्थात सीधी सी भाषा में बात करें तो कुटुंब, गांव में कई कुटुंब होते थे, ग्राम बनता था, ग्राम का अधिकारी ग्रामणी कहलाता था। कई ग्राम मिलकर एक विस बनता था जो एक तहसील के समान होता था। कई विस मिलकर एक जन का निर्माण करते थे और जन का जो नेता होता था वो राजा कहलाता था। और जन से बड़ी इकाई को राष्ट्र कहलाती थी। जन से बड़ी इकाई राष्ट्र कहलाती थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि अपने आसपास के राजाओं को अधीन करके सम्राट की पदवी धारण करने वाला व्यक्ति ही राष्ट्र का प्रधान होता था और उसकी अधीनता में कई जन के विभिन्न राजा लोग शासन करते थे। लेकिन ये बहुत ही सीमित मात्रा में अपवाद स्वरूप राष्ट्र के वो मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में जन बहुत छोटे और प्राय अनवस्थित होते थे, जबकि राज्य संस्था के विकास के लिए इनका आवश्यकता कि ये किसी निश्चित प्रदेश में स्थायी रूप से बस जाएं। उत्तर वैदिक काल के अंत तक इन आर्य जनों में स्थिरता आ गई और वे स्थायी रूप से क्षेत्र विशेष में बसने लगे। उत्तर वैदिक काल के बात है जहाँ ये स्थायी होते गए और एक क्षेत्र विशेष में स्थायी रूप से बस गए। अब ये जन क्या कहलाए? जनपद। उत्तर वैदिक काल में ही जन क्या बने? जनपद। आगे बात करते हैं कि राज्यों का जो गठन था, राज्यों का जो गठन किसके आधार पर होने लगा? जनपदों के आधार पर, भौगोलिक आधार पर। शासन पद्धति की बात करते हैं हम कि उनकी शासन पद्धति किस प्रकार की थी। तो ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था साधारणतः राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, क्योंकि ऋग्वेद में राजन्य शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है। स्पष्ट है कि उस समय आर्य में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी और प्रत्येक जन अपने अपने नेता के अधीन था, जो राजन कहलाता था। एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित था। सामान्यतः वंशानुगत राज्याधिकार की परंपरा थी, यानी राजा के मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता था, यानी वंशानुगत उत्तराधिकार का परंपरा थी। परंतु राज्याभिषेक के पूर्व जनता की स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। अब ये निश्चित नहीं है कि वो मौखिक थी या अनिवार्य थी या एक औपचारिकता मात्र
थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ जगह राजा भी, कुछ जगह प्रजा भी राजा का निर्वाचन करते थे। कुछ जनपदों में सामूहिक शासन पद्धति भी थी, जो जैसे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जैसे गण के रूप में शासन करते थे, लेकिन गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को विशेष रूप से प्रचलित नहीं थी। उत्तरवैदिक काल की बात करते हैं तो शासन व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई। इस युग के साहित्य में स्थानीय राजाओं, राजतंत्र राज्यों का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में तत्कालीन विभिन्न शासन विधियों का वर्णन किया गया। प्राचीन दिशा के जो राजा हैं उनके लिए साम्राज्य कहा गया है और उसकी उपाधि सम्राट कहलाते थे। दक्षिण दिशा के जो राजा शासन करते थे वो भोज्य कहलाते थे और उनकी उपाधि भोज कहलाती थी। पश्चिम दिशा में नीचे आदि राज्यों में स्वराज्य शासन है और वहाँ के शासक स्वराट कहलाते थे। उत्तर दिशा में के हिमवंत क्षेत्र में स्थित उत्तर कुरु एवं उत्तर भद्र राज्यों में वैराज्य शासन प्रणाली है, जो वहाँ के शासक विराट कहलाते हैं। मध्य देश में कुरु पांचाल में राज्य शासन विधि है और वहाँ के राजा का अभिषेक होता है। इस प्रकार 5 प्रकार के राज्य थे, साम्राज्य, भोज। इनकी जो उपाधियाँ थी वो था सम्राट, विराट, एकराट, भोज आदि। इस प्रकार हम बात करते हैं उत्तरवैदिक काल में राजाओं द्वारा ऊंची उपाधि धारण करना, राजसूय यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ करना, विशाल यज्ञों का संपन्न करना, तत्कालीन राजाओं के अपार धन वैभव का उल्लेख इस बात का द्योतक है कि उस समय बड़े राज्यों यदा कदा साम्राज्यों का अस्तित्व था। अब ऋग्वैदिक काल के छोटे छोटे जन राज्यों का समय समाप्त हो चुका था और उनका स्थान बड़े बड़े जनपदीय राज्यों ने ग्रहण कर लिया था। कुरु, पांचाल, कौशल, काशी आदि बड़े राज्य स्थापित हो चुके थे। उन राज्यों के राजा अपार शक्ति और साधन से संपन्न थे। अब हम बात करते हैं राजा, उनके अधिकार और कर्तव्यों की वैदिक समाज के संदर्भ में। आर्य कबीलों में राजा के पद की उत्पत्ति और कब हुई यह विवादास्पद है, लेकिन प्रोफेसर मुखर्जी का मानना है कि विरोधी देश के आक्रमण के आर्यों के आसपास की परिस्थितियों की स्वाभाविक परिणाम स्वरूप वैदिक राजतंत्र की उत्पत्ति हुई थी। एनसी बंदोपाध्याय भी इस मत को स्वीकार करते हैं कि युद्ध की आवश्यकता को राजतंत्र की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। बेनी प्रसाद ने युद्ध की आवश्यकता के साथ साथ ईश्वर द्वारा राजा की नियुक्ति की बात कही है। डॉक्टर जायसवाल का मानना है कि वैदिक आर्यों में राजतंत्र की परंपरा द्रविड़ों से आई थी, जबकि डॉक्टर वीएम आप्टे का मत है कि यह आर्यों की पैतृक प्रणाली का परिणाम थी। संभावना इस बात की अधिक है भारत में आने वाले आर्यों को पग पग पर अनार्य जातियों कि जिस प्रकार जबरदस्त संघर्ष का सामना करना पड़ा, उसके लिए सैनिक संगठन की एकता तथा एक सफल सेना नायक की आवश्यकता अनुभव हुई होगी और बाद में सफल सैनिक नेता ही राजा बन गए। परंतु ऋग्वेद के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजा पर विष यानी जनता का अंकुश रहता था। जनता के अनुमोदन के बाद ही कोई नया राज्याधिकार उसका वैध समझा जाता था। जनता को राजा को पदच्युत करने यानी जनता को राजा को पद से हटाने का भी अधिकार प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में अधिकांश छोटे राज्य थे, परंतु राजाओं के अधिकार तथा सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वह अपने राज्य का प्रधान अधिकारी होता था। सामान्यतः उस राज्य की सभी शक्तियां उसमें केंद्रित होती थी। शासन की सुविधा की दृष्टि से वह राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्त करना, पद से हटाना, न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और अंतिम अपील भी वही करता था। वैसे राजा के अधिकारों पर कोई कानूनी अंकुश तो नहीं था, लेकिन व्यावहारिकता में उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। अपने अधिकारी से विचार विमर्श करने के बाद शासन की नीतियां निर्धारित करनी पड़ती थी और जन समितियों के विचारों का सम्मान करना पड़ता था। राजा के प्रमुख कर्तव्य थे अपनी प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना, सुरक्षा करना, अपने राज्य के विस्तार के लिए दूसरे राज्यों से अर्थात अनार्यों से युद्ध करना, शांति काल में यज्ञों का अनुष्ठान करना, अपनी प्रजा की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग देना, ये भी राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि गुप्त व्यवस्था का संचालन करना, अपराधियों को दंड देना, विद्वानों साधु सन्यासियों का आदर करना, उन्हें आर्थिक सहायता देना और
वो भी राजा के प्रमुख कर्तव्य माने जाते थे। यद्यपि इस युग में राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, यानी वैदिक काल में राजा भूमि का मालिक या स्वामी नहीं होता था। भूमि का स्वामी कौन था? किसान। प्रजा राजा की आज्ञाओं का पालन करती थी और राजा को नियमित रूप से कर देती थी। कर को बलि कहा जाता था। एक विद्वान ने के अनुसार उस समय राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पराक्रम में इंद्र के समान, गुणों में वरुण के समान और दयालुता में मित्र के समान होना चाहिए। उत्तरवैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तरवैदिक काल में बड़े बड़े राज्यों के निर्माण के परिणाम स्वरूप राजा की प्रतिष्ठा, संपत्ति तथा सत्ता का विकास हुआ। इस युग में जनता द्वारा राजा को चुनने की प्रथा लगभग समाप्त हो गई। अर्थात जो पहले राजा का चुनाव करने के लिए जनता प्रजा की सहमति आवश्यक थी, अब वो लगभग समाप्त हो गई। निर्वाचन पद्धति का जो उल्लेख मिलता है कहीं कहीं पर, वो भी राज्य के उच्चाधिकारियों राजवंशी लोगों तक ही सीमित था। अर्थात उच्च कुलीय राजवंशी लोगों द्वारा ही राजा का निर्वाचन किया जाता था। इस युग में वंशानुगत राजाओं की परंपरा प्रतिष्ठित होती गई। अब राजा के स्थान पर अन्य उपाधियां धारण करने की परंपरा चल पड़ी, जैसे सम्राट, भोज, विराट, एकराट, स्वराट आदि बड़ी बड़ी उपाधियां राजा धारण करने लगा। राजा के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत भी लोकप्रिय बन गया। अर्थात राजा की दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ये सिद्धांत है कि इस पृथ्वी पर राजा को ईश्वर ने अर्थात देवताओं ने ही उत्पन्न किया है और इस पृथ्वी पर जो राजा है वो ईश्वर का ही प्रतीक है, उसका ही प्रतिनिधि है। राजा देवता के समान है, इसलिए प्रजा को उसकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप अब राजा के अधिकारों में पहले की अपेक्षा काफी वृद्धि होती गई, परंतु उससे उसके कर्तव्यों में कमी नहीं हुई और न ही उसकी निरंकुशता में वृद्धि हुई। संपूर्ण वैदिक साहित्य में क्रूर, अत्याचारी और निरंकुश राजा की घोर निंदा की गई है। अतः राजाओं को अपने कर्तव्य की तरफ पूरा पूरा ध्यान देना पड़ता था। ऐसा अनुमान है कि भूमि पर राजा का अधिकार इस युग में भी नहीं था। अर्थात जिस प्रकार वैदिक काल में, विशेषकर ऋग्वैदिक काल में भूमि पर राजा का अधिकार नहीं था, वैसा उत्तर वैदिक काल में भी राजा का भूमि पर कोई अधिकार नहीं माना जाता था। परंतु ऐसे संकेत अवश्य मिलते हैं कि जिसके आधार पर अब यह कहा जा सकता है कि राजा को किसी भी व्यक्ति को भूमि से वंचित करने के अधिकार प्राप्त हो गए थे। ऋग्वैदिक युग की भांति इस युग में भी राजा को अपनी प्रजा से बलि कर के रूप में बलि, शुल्क, भाग आदि करों को वसूल करने का अधिकार था और राजा द्वारा अर्थात राज्य द्वारा वसूल किए गए करों की जो सीमा थी, जो भाग था, वो था 1/6 यानी छठा भाग। कुछ विद्वानों को मानना है कि इस युग में राजसूय, अश्वमेध, राज्याभिषेक आदि बढ़े जाने के कारण ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लग गया। इस यज्ञों के कारण प्रजा पर करों का भी बोझ बढ़ गया। इन विद्वानों राजाओं पर आरोप भी लगाया कि वे अपने उत्तरदायित्व से विमुख होकर भोग विलास को अधिक महत्व देने लगे। हो सकता है कि एक दो मामले में आरोप सही हों, लेकिन सभी राजाओं पर इसको लागू करना थोड़ा सा उचित प्रतीत नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति में जो हमने बात की अब तक, राज्य, राजनीतिक संगठन, राजा, उसके कर्तव्य और अधिकारों की। अब हम बात करते हैं राज्य के प्रमुख अधिकारी वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। शासन व्यवस्था में राजा की सहायता करने के लिए कुछ पदाधिकारी होते थे। ऋग्वेद में जिन अधिकारियों को उल्लेख मिलता है उनमें पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। ऋग्वैदिक काल में वैदिक जो राजा था जनों के समय, उसमें केवल 3 ही अधिकारियों को उल्लेख मिलता है, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। ये प्रमुख रूप से 3 ही प्रमुख अधिकारी होते थे। पुरोहित का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। वह राज्य मंत्री, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और योद्धा भी था और वो जो विशेषकर युद्ध के लिए क्षेत्र में राजा की उपलब्धि के लिए, विजय के लिए प्रार्थना करता था। राजा सैनिकों को हौसला, दैवी शक्तियों का आह्वान करता था। पुरोहित, लेकिन ऋग्वैदिक काल में पुरोहित से ही कालांतर राज्य मंत्री पद का विकास हुआ। सेनानी, हम सेनानी की बात करते हैं। जो दूसरा प्रमुख अधिकारी था ये सेनापति था,
जो राजा की सेना का प्रधान सेनापति था। युद्ध में सेना का संचालन करने का उत्तरदायित्व सेनानी पर ही था और अपना उसकी देखरेख में सैनिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होती थी। उनके खान पान रसद आदि की व्यवस्था भी सेनानी ही करता था। ग्रामणी की बात करते हैं, जो इस काल में तीसरा प्रमुख अधिकारी था ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में, वो था ग्रामणी, जो गांव का मुखिया होता था। प्रजा यानी गांव और राजा के मध्य संपर्क का एकमात्र माध्यम था ग्रामणी। यह गांव का मुखिया था, वह गांव में राजा का प्रमुख सैनिक और असैनिक अधिकारी था। वस्तुतः वह गांव की जनता और राजा के बीच संपर्क बनाए रखने का एकमात्र माध्यम था। 3 अधिकारियों के अलावा सूत, रथकार, करमार के नामों का भी उल्लेख मिलता है। सम्मान के लोग व्यावसायिक औद्योगिक वर्ग के प्रतिनिधि रहे होंगे। अन्य अधिकारियों पूर्व दुर्गपति, गुप्तचर, दूत आदि मुख्य थे। इनके ये सभी राजा द्वारा नियुक्त किया जाता। इनका भुगतान कैसे किया जाता था इसकी स्पष्ट रूप में जानकारी नहीं मिलती। इस समय समय पर सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, अन्न आदि शायद इनको दिया जाता होगा। उत्तरवर्ती काल की बात करते हैं तो जब राजा की शक्ति बढ़ी, राज्य का विस्तार हुआ, तो प्रमुख अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। शतपथ ब्राह्मण में 11 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, सता, प्रतिहारी, संग्रहिता, भागदुक, अक्षवाप, पालागल, जो राजा का मित्र भी कहलाता था, आदि प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। राजा के इन पदाधिकारियों के लिए रत्निन नामक संज्ञा का इस्तेमाल किया जा, रत्निन या रत्नी कहा जाता था। ये सभी पदाधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और उनको पदोन्नति, पद से हटाना, पदोन्नति करना सब राजा के हाथ में होता था। राज्याभिषेक, इनकी अगर वरिष्ठता की बात करें तो राज्याभिषेक के अवसर पर राजा जिस प्रकार इनको हवि देता था, सम्मान देता था, उसी से इनकी जो वरिष्ठता तय होती थी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक अपन देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था वैदिक काल के संदर्भ में, जिनमें सभा और समिति 2 इनका उल्लेख मिलता है, विशेषकर वैदिक काल में सभा और समिति। यह ऋग्वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था में सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान था और प्रशासन का आवश्यक अंग थी। ये दोनों संस्थाएं राजा को शासन में सलाह देने और उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। परंतु सभा और समिति के स्वरूप कार्य के विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है कि इनका स्वरूप आकार क्या था। लेकिन अगर हम बात करें साधारण शब्दों में सभा और समिति की, तो ये आर्यों की 2 जनतांत्रिक संस्थाएं थी जो राजा पर निरंकुश रखती थी और उसको प्रशासन में सलाह और सहायता देती थी। राजा को इनकी सलाह को मानना अनिवार्य होता था ऋग्वैदिक काल में। अगर हम बात करते हैं सभा की, तो सभा में इसकी अगर परिभाषा क्या थी, सभा का संगठन कैसा था, इसकी प्रकृति कैसी थी, इसका स्वरूप कैसा था, तो सभा में प्रत्येक आर्य कबीले अर्थात परिवार का मुखिया भाग लेता था। यानी सभा वो जनतांत्रिक संस्था थी जिसमें प्रत्येक आर्य परिवार का मुखिया उसमें भाग लेता था, यानी एक सीमित छोटी संस्था थी। समिति यह आर्यों की दूसरी जनतांत्रिक संस्था थी जिसमें प्रत्येक परिवार का वयस्क नागरिक भाग लेता था। यानी एक परिवार में कितने वयस्क स्त्री पुरुष जो भी हैं वो भाग लेते थे। यानी ये सभा से बड़ी संस्था थी समिति, जिसमें प्रत्येक आर्य परिवार का वयस्क नागरिक भाग लेते थे। ये दोनों जो संस्थाएं थी सभा और समिति, ये आर्यों की जनतांत्रिक संस्था थी और राजा की निरंकुशता पर अंकुश रखती थी। अब बात करते हैं दोनों संस्थाओं में राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता था कि यानी दोनों संस्थाएं क्या थी। अगर इनकी अपन बात करते हैं तो दोनों संस्थाओं में राज्य से संबंधित दोनों महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता था। राजा के लिए इन संस्थाओं की प्रत्येक बैठक में भाग लेना तो आवश्यक नहीं था।
यानी जब सभा और समिति की बैठक बुलाई जाती थी, इसमें राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता था। हालांकि राजा का प्रत्येक बैठक में भाग लेना तो अनिवार्य नहीं था, परंतु समय समय पर उसको उपस्थित होना पड़ता था। ऋग्वेदिक काल में काफी प्रबल थी, इनका बहुत महत्व था इन दोनों संस्थाओं का। शक्तिशाली राजा के लिए भी सभा और समिति के निर्णयों की अवहेलना करने का साहस नहीं जुटा पाता था, इसलिए राजा इन संस्थाओं को अनुकूल बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था और ये संस्थाएं भी प्रशासन में हर प्रकार से सहयोग करती थी राजा का। उत्तरवैदिक काल की बात करते हैं तो सभा और समिति इनका महत्व कम होता गया। देखिए विद्यार्थी, आप जानते हैं जब राजा जो ताकतवर होगा राजा, तो स्वाभाविक है कि जो प्रमुख अधिकारी हैं या जो संस्थाएं हैं उनका महत्व स्वाभाविक रूप से कमजोर होगा। जब नेतृत्व ताकतवर होता है तो उसके अधिकारी संस्थाएं कमजोर होती हैं ताकतवर शासक के सामने, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। तो जब राजा के अधिकार बढ़ गए, राज्य की शक्तियां बढ़ गई, राज्य का विस्तार हुआ, तो सभा और समिति का महत्व उत्तरवैदिक काल में कम हो गया। इसका प्रमुख कारण था बड़े बड़े राज्यों का अस्तित्व में आना, राजा के अधिकारों में वृद्धि होना, परंतु अभी भी इनका अस्तित्व बना हुआ था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसी वेद से पता चलता है कि सभा ग्राम संस्था थी और ग्राम के स्थानीय कार्यों की देखरेख करती थी। ग्रामवासी सभा में वाद विवाद के पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुंचते थे। विद्वानों को मानना ग्राम सभा को अपने कार्य संचालन के लिए राज्य की तरफ से आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती थी। ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता कि सभा आमोद प्रमोद के कार्यक्रमों का भी आयोजन करती थी। और अल्टेकर का मत है कि उत्तरवैदिक काल में धीरे धीरे सभा का स्वरूप बदलता गया और राज्य संस्था में परिवर्तित हो गई और स्वयं राजा भी उपस्थित रहने लगा था। उत्तरवैदिक काल में समिति का स्वरूप भी परिवर्तित हो गया और वो राज्य की केंद्रीय संस्था की भांति काम करने लगी। यानी सीधी सी बात है कि जब राजा के अधिकार शक्तियां बढ़ी, बड़े बड़े राज्य अस्तित्व में आए, तो सभा और समिति का महत्व भी नगण्य यानी कम होता गया। अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था की, यानी वैदिक सभ्यता के समय न्याय व्यवस्था कैसी थी। ऋग्वेदिक काल में न्याय व्यवस्था विधि संग्रह, विधि के क्रियान्वयन के संबंध में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन सत्ता का केंद्र बिंदु राजा ही प्रधान न्यायाधीश होता था, जो विधि विशेषज्ञों की सहायता से, जिनमें पुरोहित प्रमुख होता था, न्याय करता था। और दंडनीय अपराधों का उल्लेख भी मिलता है, जिनमें चोरी, डकैती, सेंध लगाना, जानवरों की चोरी, भाई बहन का विवाह, ऋण न चुकाना, अपराधों के लिए राज्य की ओर से क्या दंड दिया जाता है, इस संबंध में बहुत कम उदाहरण। मृत्युदंड की सजा प्रचलित थी, परंतु बहुत कम अवसरों पर मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। विद्वानों के अनुसार मारे गए लोगों के संबंधियों को धन देकर समझौता किया जाता था। प्राणघात के लिए द्रव्य देने की प्रथा भी थी। ऋग्वेद की ऋचाओं के आधार पर पशु हरण, अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा आदि दिव्य साक्ष्यों का भी उल्लेख मिलता है कि इनके आधार पर लोगों को दिव्य परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता था। ऋण नहीं चुकाने पर दास बनाने का भी प्रथा प्रचलित थी। दंड के रूप में जुर्माना लगाने की प्रथा प्रचलित। गांव में अपराधों का निपटारा पंचों के माध्यम से फैसला करते थे। अपराधों का पता लगाने के लिए उग्र अर्थात पुलिस की व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में राजा को न्याय संबंधी अधिकार बढ़ गए थे और अपराधी को दंड देना राजा का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। राजा अपराधी को दंड नहीं देता था, उसे स्वयं अपराधी माना जाता था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था का एक विकसित रूप हमें दिखाई देता है। युद्ध विधि की बात करते हैं कि युद्ध किस प्रकार हुआ करते थे वैदिक काल में। आप जैसे कि जानते हैं आर्यों का जो इतिहास है वो अनवरत युद्धों का इतिहास है। अपने विजय और विस्तार के लिए उन्हें पग पग पर अनार्यों के साथ युद्धों में लिप्त रहना पड़ा और राज्य विस्तार के लिए भी यदाकदा आर्यों को जनों में आपस में युद्ध छिड़ जाया करते थे। इस प्रकार आंतरिक, बाह्य और जीवन के आवश्यक अंग बन गए थे। उनकी युद्ध नीति मूलतः आक्रामक थी। आर्यों की युद्ध नीति आक्रामक थी, परंतु कभी कभी उन्हें रक्षात्मक नीति भी अपनानी पड़ती थी। तत्कालीन युद्ध प्रणाली ऋग्वेद के स्थल पर उल्लेख मिलता है। जन का प्रत्येक पुरुष सैनिक होता था। आवश्यकता पड़ने पर उसे शस्त्र धारण करने पड़ते थे। युद्ध के विशेषकर पैदल युद्ध करते थे। धनुष, बाण, तलवार, भाला, फरसा, कुठार आदि से लड़ते थे। राजा तथा योद्धा घोड़ों और रथों पर सवार होकर युद्ध करते थे। कवच और शीर्षत्राण लोहे का टोप धारण करते थे। ऋग्वेद में दुर्गों का घेरा डालने तोड़ने की भी जानकारी मिलती है। युद्ध प्राय
नदियों के तट पर लड़ा करते थे। युद्ध में धर्म को प्रधानता दी जाती थी, अर्थात छल कपट बेईमानी का प्रयोग नहीं किया जाता था। असहाय घायल शरण में आए व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति पर प्रहार नहीं किया जाता था। ऋग्वेद में सरस, व्रात, गण आदि शब्दों का दोनों इनमें खास सैनिक इकाइयों का अस्तित्व रहा होगा। उत्तर वैदिक काल में भी युद्ध विधि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। आपसी युद्ध, आर्यों के आपसी युद्ध बढ़ गए, सैनिक युद्धों का महत्व बढ़ गया। ऋग्वेद सामान्य नदी के युद्ध पर लड़े जाते थे। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण युद्ध, तो इनमें हमें दासराग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जो भरत जन के नेता सुदास और दिवोदास के मध्य जो रावी नदी के तट पर दासराग के युद्ध लड़ा गया था। एक महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक कालीन युद्ध है, जिसमें भरत जन का नेता सुदास विजयी हुआ था। धन्यवाद।